रहमतुल्लाह। आवाज आ रही है मेरी? कंफर्म कर देना। स्क्रीन भी शेयर हो रही है? यस सर सर, स्क्रीन भी शो हो रही है और आवाज़ भी आ रही है। ओके मैम, थैंक यू। आज हम स्टार्ट करते हैं आयल्स का एक नया सेशन है 4 वीक्स का। सबसे पहले हम आई कोड गुरु का जो है वो शॉर्ट्स इंट्रो ले लेते हैं और उसके बाद जो है वो मैम सोबिया फिर आगे से आपको आयल्स के जो है वो बताएंगी। आई कोड गुरु जो है वो हमारे पास एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, ठीक है, जिस पे जो है ना वो हम लोग सीखते हैं आइल्स वगैरह की और बाकी चीज़ें जो है ना वो तैयारी करते हैं। बेसिकली आई कोड गुरु जो है ना वो उसका मोटो है जो हमसे जो है ना वो मतलब स्टूडेंट से डिमांड करता है कि अगर आपके पास कुछ नॉलेज है तो आप दूसरों से जो है ना वो शेयर करें, और अगर आपके पास जो है आप कुछ सीखना चाहते हैं तो आप दूसरों से सीखें। और आपकी ग्रोथ जो है ना वो आपकी शेयरिंग और आपकी जो लर्निंग है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जितनी आप जो है ना वो अपना नॉलेज शेयर करेंगे और जितना दूसरों से सीखेंगे उतना जो है ना वो आप ग्रो करेंगे। जी सर बिलाल। सर मैं कह रहा हूँ कि हम किस तरह नॉलेज शेयर करेंगे, अप्लाई किस तरह करेंगे कोर्स के लिए। कोर्स के लिए अप्लाई नहीं करना, बस आप आई कोड गुरु पे आपने ज्वाइन किया हुआ है? यस सर। स्लैक पे जो है ना वो आपका हर रोज इस टाइम जो है ना वो एक लिंक आएगा, आपने उस पे ज्वाइन कर लेना है। नहीं सर, और नहीं सर, मैं पैथन पढ़ाना चाह रहा हूँ। पाइथन पढ़ाना चाह रहे हैं तो वो आप जो है ना यस। वो मेंटोर्स जो है ना आप उनसे जो है ना वो कंसल्ट करें। एक फॉर्म होता है, वो फॉर्म आप फिल करें तो वो फिर आपको बता दें। वो फॉर्म कहाँ मिलता है? जनरल जो है ना आपके पास चैनल है उसमें मिल जाएगा आपको, उस पर जी पिन जी, होगा। थैंक यू सर। थैंक यू। अच्छा, आई कोड गुरु के जो है ना वो 3 मिशन Assalamualaikum, है। sir. Sorry for वाले। disturbing you, but can I ask question here? यस, यस प्लीज। सर ये जो सेशंस होंगे आइल्स के, ये एक तो पहली बात ये पूछनी थी फर्स्ट क्लास है और दूसरी बात ये कि सर ये रोज़ 4 पीएम पे ही होगी क्लास और लिंक रोज़ स्लैक पे है? जी, ये आज फर्स्ट क्लास है और ये जो सेशन होगा ये 4 PM पे स्टार्ट होगा, 4 से 5, ठीक है। इसके अलावा भी जो है ना वो अभी स्लैक पे चल रहे हैं और बिल्कुल इस पे जो है ना वो 4 PM से 2 मिनट्स पहले जो है ना वो आपको लिंक आ जाएगा, आपने ज्वाइन करना है तो उसके बाद जो है ये 4 PM पे स्टार्ट हो जाएगा। सर ये बिल्कुल बिगिनर के लिए है? जी बिल्कुल बिगनर के लिए है। जी ठीक, जो थैंक यू। मतलब आइल्स की तैयारी करना चाहता है वो बिल्कुल यहाँ से कर सकता है। जी सर। अच्छा, आई कोड गुरु का जो है ना वो 3 मिशन है, ठीक है। अ, हम लोग अक्सर जो है ना वो पाकिस्तान में सुनते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट जो है बहुत ज़्यादा जो है ना वो बेरोजगारी है। लोग जो है ना वो इंजीनियरिंग कर रहे हैं, डॉक्टर बन रहे हैं और किसी को रोजगार नहीं मिल रहा। और किसी को अगर कोई मिलता भी है तो वो कोई जो सिक्योरिटी गार्ड लगा हुआ है या कोई और जो है ना वो अपना बिजनेस कर रहा है। जो उसने मतलब सीखा होता है वो नहीं उसके रिलेटेड ना वो जॉब कर पा रहा है और ना जो है ना वो कोई बिजनेस कर पा रहा है, ठीक है। तो आई कोड गुरु का जो है मिशन है वो ये है कि आप लोगों को एक अच्छा एम्प्लॉय बनाना है। अच्छा एम्प्लॉय जो है ना वो किस तरह किस कंपनी का, जो अच्छी कंपनीज हैं जिस तरह जो है ना वो फंग, आप लोगों ने सुना होगा, फेसबुक, एप्पल, अमेजोन, नेटफ्लिक्स, गूगल, इनमें जो है ना वो आप एम्प्लॉय जो है ना वो जाएं, एज एम्प्लॉय बन के जाएं। इसके लिए क्या होगा, आपको जो है ना वो हाई टेक स्किल्स चाहिए होंगी। यहाँ पे जो है ना वो आई कोड गुरु पे आपको अच्छी स्किल्स जो है वो सिखाई जाती हैं, जिस तरह जो है ना वो पाइथन हो गई है, एआई हो गई है, मशीन लर्निंग हो गई है, लीड कोड हो गया है, ठीक है, ये डाटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम हो गया, ये आपको सिखाया जाता है। उसके बाद आपको एक हर बंदे को जो है ना एक मोटिवेशन चाहिए होती है, इंटरनल भी और एक्सटर्नल भी। एक्सटर्नल जो है ना वो मोटिवेशन लेने के लिए आपको जो है ना वो हर वीकेंड पे जो है ना वो मेंटोर्स आपके लिए जो है ना वो अरेंज किए जाते हैं, जो आपको जो है ना वो लेक्चर देते हैं। अब आई कोड गुरु जो है ना ये एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, जैसे मैंने पहले बताया, तो ये एक मतलब मॉडल है। उस मॉडल के थ्रू जो है ना वो मतलब काम कर रहा है, एक इनका एम है। अब जिस तरह मैं हूँ, मैं अगर सेल्फ लर्निंग करता हूँ, बैठा होता हूँ, ठीक है, तो मैं लैपटॉप पे कर रहा हूँ या मोबाइल पे कर रहा हूँ या आप में से भी कोई होगा तो वो असल हम डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं जो सोशल मीडिया से या और जो है ना वो एक्टिविटीज से, और फिर काफ़ी टाइम हम जो है ना वहाँ पे वेस्ट कर लेते हैं।
तो बेसिकली इनका जो मॉडल है या जो ये डिमांड करते हैं वो ये करते हैं कि आप कम्युनिटी में लर्न करें। जिस तरह हम अभी एक सेशन में हैं, मैं आपको बता रहा हूँ, इसी तरह जो है ना वो मैम सोफिया जो है वो आपको बताएंगी, हम लोग आपको ट्रेन करेंगे। आपका कोई क्वेश्चन होगा आप हमसे क्वेश्चन कर सकते हैं। जिस तरह यूनिवर्सिटीज के अंदर जो है ग्रुप होता है उसमें बैठ के हम लोग लर्निंग करते हैं, इसी तरह जो है ना यह भी एक ग्रुप बनाया गया है जो ऑनलाइन है, जिसमें आप सीख सकते हैं। ठीक है, इसमें ये आपको इंगेज रखने के लिए, ताकि आप जो है ना वो डिस्ट्रैक्ट ना हो। 20+ सेशन जो है ना वो हर डे होते हैं, और वीक पे भी जो है ना वो अगर आप डिस्ट्रैक्ट ना हो, आपको इंगेज रखने के लिए 2 वेबिनार होते हैं, एक सैटरडे को होता है, एक संडे को होता है, बल्कि 2 वर्कशॉप्स होती हैं, एक सैटरडे को एक संडे को। और सैटरडे को जो है ना वो एक वेबिनार होता है, जो मैंने भी पीछे बताया था कि इंटरनेशनल जो है ना वो मेंटोर्स जो है वो आपको मोटिवेट करते हैं, आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। और ये जो इंटरनेशनल मेंटोर्स होते हैं ये यूएसए में जो हैं पाकिस्तानी जो वहाँ पे हैं काफ़ी अरसे से, वो आपको सिखाते हैं। अब आपको बताया था कि हाईटेक स्किल्स आपको सिखानी है, उसके लिए जो है ना वो आपको पाइथन आनी चाहिए। ठीक है, पाइथन भी सिखाई जाती है। अब यहाँ पे ज़्यादातर जो जैसे हम आइल्स की तैयारी करने के लिए अभी सेशन स्टार्ट कर रहे हैं, ज़्यादातर लोग जो है वो बाहर जाना चाहते हैं, तो उसके लिए जो है ना वो आपको आइल्स की और जीआरई की जो कोर्सेज हैं इनकी भी तैयारी कराई जाती है। इसी तरह मैंने आपको बताया था कि आपको अच्छी जो कंपनीज हैं जिस तरह फेसबुक, अमेजोन, ठीक है, एप्पल, नेटफ्लिक्स, गूगल, इसके लिए जो है ना आपने अगर मतलब जॉब अपने एम्प्लॉय बनना है इनका, तो आपको डीएसए आना चाहिए। डीएसए के ऊपर जो है ना वो हायरिंग करते हैं। डीएसए आपको सिखाई जाती है। लीड कोड जो है एक प्लेटफॉर्म है जिस पे प्रॉब्लम्स होती हैं, वो आपको सिखाया जाता है। इंटरव्यू की प्रॉब्लम्स जो है वो भी आपको सिखाई जाती हैं। उसके बाद लेटेस्ट जो भी ट्रेंड चल रहा है, एआई, मशीन लर्निंग, डाटा साइंस, ये भी आपको सिखाया जाता है। हमारे पास जितने भी ये सेशंस हैं, इनके जो जितने रिकॉर्डेड लेक्चर्स होते हैं वो सारे फेसबुक पे अवेलेबल हैं। जो इम्पोर्टेंट लेक्चर्स होते हैं, ठीक है, वो हमारे पास जो है ना वो जिस तरह को फाउंडर जो हैं वो सर जफर के हैं, उनके जो हमारे पास जितने लेक्चर्स होते हैं वो हमारे पास यूट्यूब पे अवेलेबल हैं। अब ये जो मैंने बताया कि आपको ये एक मॉडल है कि आप कम्युनिटी में लर्न करें, और आई कोड गुरु जो है उसकी जो एस्टीमेट्स क्या हैं, ये इस मॉडल से अभी तक क्या क्या कर सके हैं। तो अभी तक आई कोड गुरु के जो स्टूडेंट्स हैं ना 700+ जो है इंटरनेशनल अवार्ड्स जो है ना वो जीत चुके हैं। हैकाथॉन्स की जो है वो मद में, या कंपटीशन जो इंटरनेशनल होते हैं उसके मद में। उसके अलावा जो है वो फुली फंडेड जो है ना वो स्कॉलरशिप जो है वो भी, ग्रेजुएट एडमिशन जो है वो भी ले चुके हैं यूएसए के अंदर और बाकी दुनिया में भी। इसी तरह लोकल और इंटरनेशनल इंटर्नशिप्स जो हैं वो भी स्टूडेंट्स ने जो है वो सिक्योर की है। अब हम डिस्कस करते हैं कि कुछ जो है ना वो कंपटीशन जो इम्पोर्टेंट हैं। एक है जिस तरह हार्वर्ड यूनिवर्सिटी है, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी यूएसए में है। इसका जो है वो एक कंपटीशन होता है CS50X। इसमें जो है ना वो 9 पजल्स होती हैं। ये कोई कोडिंग पजल्स नहीं होती, बल्कि ये जनरल नॉलेज है ना वो पजल्स होती हैं। तो इसके अंदर जो है ना वो 2025 मतलब इस साल में ये तकरीबन होता है अप्रैल मई में जो है ना वो होता है। इसमें 259 टीम्स ने जो है ना वो 9 की 9 पजल सॉल्व की थी। इसी तरह स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी है, ठीक है, ये भी एक जो है वो रिनॉन यूनिवर्सिटी है यूएसए की। इसका जो है ना वो एक होता है कोड एंड प्लेस। कोड एंड प्लेस का मतलब ये है कि जो नए जो स्टूडेंट आते हैं ना स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में, उनको आपने पाइथन पढ़ानी होती है। तो उस पे जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा एप्लीकेशन जो है वो सबमिट होती है। मैं चेक कर रहा अराउंड अबाउट 30,000 जो है ना एप्लीकेशन सबमिट होती है। तो उसमें से 240+ जो है ना वो मेंटोर सेलेक्ट हुए थे। इसी तरह MIT, ये भी एक यूनिवर्सिटी है, इसमें जो है ना वो हमारे पास 3 आई कोडर्स जो है वो सिलेक्ट हुए थे आउट ऑफ 320 ग्लोबल सिलेक्शन। उसके लिए उसके अलावा जो है हमारे पास गूगल कोड जैम जो है, ये हमारे पास एक कोडिंग कंपटीशन होता है, जब भी नहीं हो रहा, 2023 में लास्ट हुआ था। तो उसमें जो है ना वो 301 स्टूडेंट्स जो है ना वो सिलेक्ट हुए थे। उसके बाद जो है वो 3 हमारे पास जो है ना वो स्टूडेंट्स उन्होंने इंटर्नशिप की थी। एथियाद एविएशन ग्रुप जो है ना वो जो इनका हेडक्वार्टर है अबू धाबी, वहाँ पे। अब जो स्टूडेंट्स फुली फंडेड स्कॉलरशिप जिन्होंने जो सिक्योर किया है, जो यूएसए में गए हैं, वो मतलब कुछ अच्छी यूनिवर्सिटी से नहीं गए, जिस तरह कि नस्ट हो गया है या यूईटी हो गया है या हमारे पास फास्ट हो गया, बल्कि ये जो हमारे पास टॉप यूनिवर्सिटी लिखी हुई है, यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात हो गया, कायद आजम यूनिवर्सिटी हो गया, बैरिया हो गया, यहाँ से गए हैं। और ये नीचे यूनिवर्सिटीज़ जो है ना इनमें जो है ये यूएसए की यूनिवर्सिटीज़ हैं। अब उनकी जो मतलब प्रोफाइल थी वो किस तरह की थी, उनमें उनका जो CGPA था वो 3.1 से 3.8 के दरमियान था। आइल्स जो है वो 6.5 से 7.5 था। जो उनकी पब्लिकेशंस थी, उनकी कोई मतलब पब्लिकेशन नहीं थी, ज़ीरो पब्लिकेशंस थी। उसके बाद GRE जो है वो किसी कभी GRE क्लियर नहीं होया हुआ था।
इसी तरह स्टडी गैप जो है वो 1 से 15 साल का जो है वो था, मतलब उन्होंने बैचलर्स जो है वो किया, उसके बाद 15 साल के बाद कुछ स्टूडेंट्स जो है जाना चाह रहे थे तो वो गए। इसी तरह जो उनकी फ़ीस है वो 100% जो है ना वो मतलब माफ़ हुई थी। कोई उनको पे नहीं करना पड़ा। उसके बाद स्कॉलरशिप फ़ी तो माफ़ थी, लेकिन उस आपने वहाँ पे रहना भी तो है, खाना-पीने के लिए आपको स्कॉलरशिप भी वो देते हैं। तो वो भी $1100 से $3000 जो है ना वो पर मंथ स्कॉलरशिप्स के साथ गए हैं। बैंक स्टेटमेंट भी उनको कोई शो नहीं करनी पड़ी। ये हमारे पास एक बार ग्राफ है, जो हमारे पास शो कर रहा है कि हमारी जो iCode Guru जो है, जो उसकी कम्युनिटी है, उसमें कितने मेंबर्स ने जॉइन किया और उनकी क्या-क्या एक्टिविटीज़ हैं। 2021 से 2025 के दरमियान जो है ना ये ग्राफ है। 2021 में तकरीबन 6K था और 2025 में अभी जो है ना वो तकरीबन 36K जो है वो हो चुके हैं स्टूडेंट्स। इसी तरह मैंने पीछे जो कॉम्पिटिशन की बात की थी स्टैनफोर्ड कोड एंड प्ले, जिसमें आपको पाइथन जो है ना वो पढ़ानी पड़ती है और पज़ल डे जो है उसकी भी डिस्कस किया था। तो ये 2023 के अंदर जो है ना वो 18 टीम्स ने पार्टिसिपेट किया था और उन्होंने 9 बाय 9 जो है ना वो पज़ल सॉल्व की थी। 2024 में 38 टीम्स थी और 2025 इस साल में 259 टीम्स ने जो है ना वो पज़ल डे 9 बाय 9 जो पज़ल थी वो सॉल्व की। इसी तरह जो पाइथन पढ़ाना होता है उसके लिए जो टीए सेलेक्ट होते हैं वो 167 प्लस से जो है वो सिलेक्ट हुए थे इस साल में। इससे पिछले 2024 में 72, 2023 में जो है ना वो 11 सिलेक्ट हुए थे। ये हमारे पास जो है ना वो एक पाई चार्ट है जो हमारे पास बता रहा है कि जितने कौन-कौन सी यूनिवर्सिटीज़ के जो है ना वो स्टूडेंट ने जो स्कॉलरशिप्स जो है ना वो फुली फंडेड सिक्योर किया था। अब 2022 के अंदर जो है ना वो कायद-ए-अवाम हो गया, कायद-ए-आज़म हो गया, वर्चुअल यूनिवर्सिटी हो गया, फास्ट यूनिवर्सिटीज़ हो गया, इनके किए थे। 2023 के अंदर यूटी टेक्सला था। इसी तरह जो है ना वो गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ फैसलाबाद था। 2024 के अंदर भी ये यूनिवर्सिटीज़ थी। इन स्टूडेंट ने जो है ना वो फुली फंडेड स्कॉलरशिप्स जो है ना वो सिक्योर किया था यूएसए का। ये शॉर्ट सा इंट्रो था iCode Guru का। अगर आपने अभी तक जॉइन नहीं किया तो आप गूगल पे सर्च करें iCode Guru, तो वहाँ पे आप इनके पेज पे जाएँ और वहाँ पे जो है ना वो आप जॉइन करें। और अगर आप कोई लेक्चर्स जो है वो देखना चाहते हैं तो आप फेसबुक का जो पेज है iCode Guru, वहाँ पे आप जाके जो है ना वो लेक्चर देख सकते हैं। थैंक यू, ये शॉर्ट सा इंट्रो था। अभी जो है ना वो मैम सोबिया आपको आगे कंटिन्यू करती हैं। ओवर टू यू मैम। थैंक यू सर। क्या आप लोगों को मेरी स्क्रीन शेयर होगी? यस मैम। थैंक यू। माय नेम इज सोबिया नूर। मैंने बीएस आईटी किया है यूसीपी मुल्तान से। आफ्टर दैट मैं 1 ईयर एज अ डेटा साइंटिस्ट एसोसिएट रही हूँ डाटा सीको के साथ। एंड नाउ फ्रॉम लास्ट 3 months iCode Guru पर अवेलेबल हूँ एंड नाउ स्टार्टिंग माय जर्नी एज अ ट्रेनी। आज हमारा फर्स्ट डे है हमारे इस कोर्स का, जो कि 8 से 3 अक्टूबर तक होगा। और मुझे अकम्पनी कर रही हैं इकरा शहजाद, हमजा अतीक और मॉडरेटर हैं हमारे हारून अरशाद और जाहिद महमूद। फर्स्ट वीक में हमारा फोकस होगा लिसनिंग। लिसनिंग में हम कोशिश करेंगे कि हर डे हम क्वेश्चन की बेसिस पे हम अपने इस कोर्स को लेकर चलें। जैसे फर्स्ट में हम इंट्रो करेंगे और फर्स्ट सेक्शन को कवर करेंगे। सिमिलरली सेकंड डे में हम सेकंड को समझेंगे एंड लास्टली में हम कोशिश करेंगे कि फुल एक लिसनिंग टेस्ट मॉकअप टेस्ट कंडक्ट करें। नेक्स्ट में हम फिर रीडिंग को टारगेट करेंगे। थर्ड वीक में राइटिंग एंड लास्टली हम स्पीकिंग को कवर करेंगे और जिसके भी 5th डे पे हम मॉकअप टेस्ट कंडक्ट करेंगे। यहाँ अगर किसी को कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है। इज देयर एनी क्वेश्चन? मैम इसकी रिकॉर्डिंग सेशन के बाद फेसबुक पेज पे अपलोड हो जाएगी ना? या श्योर, इट विल बी अवेलेबल।
थैंक यू। मैम ये गूगल शीट में आप डालेंगे रिकॉर्डिंग इसकी? जी बिल्कुल। थैंक यू मैम। ओके, तो हम आइल्स की गाइडलाइन से स्टार्ट करते हैं। आइल्स क्या है? आइल्स दरअसल इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज टेस्टिंग सिस्टम है, जो कि पूरी वर्ल्ड में जो है इसको माना जाता है। यानी अगर आप यूके में भी ये टेस्ट करेंगे तो सिमिलर ही आपको फॉर्मेट मिलेगा, या किसी और कंट्री में करेंगे तो सिमिलर होगा। इट्स मीन कि इसकी जो इम्पोर्टेंस है वो इंटरनेशनल लेवल पर है। इसकी टू टाइप्स होती हैं। फर्स्ट है एकेडमिक, जो कि यूनिवर्सिटीज की रिक्वायरमेंट्स होती हैं। एंड सेकंड टाइप है जनरल, जो कि थोड़ी इजी होती है। ये माइग्रेशन के लिए, वर्क पर्पस के लिए होती है, या फिर वोकेशनल ट्रेनिंग होती है, 6 मंथ के अराउंड होती है, उसमें ये रिक्वायर्ड होता है। इसमें 4 मॉड्यूल्स होते हैं: लिसनिंग एंड स्पीकिंग एंड रीडिंग एंड राइटिंग। अब जो दोनों ये जो टाइप्स हमने अभी डिस्कस किए हैं, इनमें जो लिसनिंग और स्पीकिंग का सेक्शन है वो तो सेम होता है, जबकि रीडिंग और राइटिंग का जो है वो थोड़ा इजी होता है जनरल में। स्कोरिंग की बात करें तो मिनिमम यहाँ 1 से स्टार्ट होती है और मैक्सिमम इसकी लिमिट होती है 9। और यहाँ पर स्कोरिंग होल एंड हाफ बैंड यानी 6.5, 7.5, इस तरह जो स्कोरिंग है वो मैटर करती है। और हर मॉड्यूल की जो स्कोरिंग है वो अलग होती है, जैसे लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग। तो इनमें जो मिनिमम हमारी रिक्वायरमेंट होती है कि वो 6 हो। अगर 6 से कम बिलो हम लेते हैं अगर स्कोर, तो वो हमें रिपीट करना होगा आइल्स का टेस्ट। एंड ओवरऑल फिर एक एवरेज स्कोर हमें बताया जाता है, जो कि हमारे लिए ज़्यादा मैटर करता है। और ये भी एज अ होल 6.5 होना चाहिए मिनिमम। ये जो आइल्स का स्कोर है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है इसकी। बहुत से स्टूडेंट ऐसे हैं जिनकी कोई पब्लिकेशन नहीं होती, लेकिन आइल्स का स्कोर उनका बहुत अच्छा होता है, तो इस बेसिस पे भी आपको स्कॉलरशिप मिलने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। टुडे हम लिसनिंग मॉड्यूल पे देखने वाले हैं। तो लिसनिंग मॉड्यूल का जो पर्पस होता है कि हमारी जो एबिलिटी होती है टू अंडरस्टैंड द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंग्लिश स्पोकन, कि जो लिसनिंग में हमें जो बात बताई जाती है, क्या हम उसको कैप्चर कर पाते हैं या नहीं। असल में जब हम फॉरेन जाएंगे तो वहाँ पर फॉरेनर जो अपनी लैंग्वेज में बात करेंगे, क्या हम उनके कॉन्टेक्स्ट को समझ पाएंगे या नहीं। तो लिसनिंग का मॉड्यूल हमें इस पर्पस के लिए हमें तैयार करता है। ये सिर्फ बैंड लेने की हद तक नहीं है, इसलिए है कि वहाँ जाएं तो हमें आसानी हो इनके साथ कम्युनिकेशन करने में। इसकी ड्यूरेशन होती है 32 मिनट्स होती है, और पेपर बेस्ड के लिए 10 मिनट्स एक्स्ट्रा दिए जाते हैं। रिकॉर्डिंग में हमारे पास 4 सेक्शंस लिए जाते हैं, जिनमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस होते हैं। जैसे फर्स्ट जो है वो सबसे इजी पार्ट होता है। इसमें दो लोग जो होते हैं वो किसी भी सोशल कॉन्टेक्ट पर या कॉन्टेक्स्ट पर या फिलिंग ऑफ फॉर्म, जैसे हम कहीं रजिस्ट्रेशन करते हैं, यूनिवर्सिटी में करते हैं, तो फॉर्म की सूरत में हमारे पास ये कन्वर्सेशन होती है। सेकंड, थोड़ा इससे डिफ़िकल्टी लेवल बढ़ जाता है, उसमें स्पीच होती है किसी भी सोशल कॉन्टेक्स्ट पर, जैसे कि कोई न्यू हॉस्पिटल ओपन हुआ है या कि कोई न्यू डेवलपमेंट हुई है, तो उस पर सोशल टॉपिक पर बात होती है। थर्ड में हमारा जो कॉम्प्लेक्सिटी लेवल है वो थोड़ा और बढ़ जाता है। इसमें जो लोगों की तादाद भी ज़्यादा हो जाती है जो कन्वर्सेशन कर रहे होते हैं, और ये ज़्यादा होती है यूनिवर्सिटी में ट्यूटर और स्टूडेंट के दरमियान, जो किसी प्रोजेक्ट को डिस्कस कर रहे होते हैं, या स्टूडेंट आपस में किसी रिसर्च पे जो है वो रिव्यू अपना पेश करते हैं कि उन्हें फलां रिसर्च बहुत अच्छी लगी या इसमें ये प्रॉब्लम्स हैं। लास्टली जो है वो सबसे टफ सेक्शन होता है। इसमें यूनिवर्सिटी का प्रॉपर एक लेक्चर होता है, और इसमें वोकैबलरी भी डिफिकल्ट होती है, और इसमें मोस्टली सिनोनिम्स हमें देखने पड़ते हैं। अक्सर हम इस सेक्शन में जो है
वो सेम वर्ड ढूंढ रहे होते हैं, जबकि उस समय ना उसका बोल के वो आगे मूव भी कर लेते हैं। तो ये सबसे टफ पार्ट होता है। अगर क्वेश्चन टाइप्स को देखें तो टोटल मार्क्स हैं हमारे पास इसके 40 हैं। और डिफरेंट क्वेश्चन टाइप्स होती हैं, जैसे एमसीक्यू जो कि हम बचपन से ही करते आ रहे हैं, और मैचिंग इंफॉर्मेशन हमें दी जाती है, जिसमें हमें लिस्ट में से कुछ एक ऑप्शन को सिलेक्ट करना होता है। साथ ही हमारे पास प्लान, मैप या डायग्राम्स को हमने लेबल करना होता है। नेक्स्ट है कंप्लीशन। इसमें हमने फिल इन दी ब्लैंक्स को सिंपली हमने फिल करना होता है विद द हेल्प ऑफ मिसिंग वर्ड्स और फ्रेजेस। सेंटेंस सेंटेंस कंप्लीशन में भी हमने फिल इन दी ब्लैंक्स को कंप्लीट करना होता है। अभी तक यहाँ पर किसी का क्वेश्चन हो गई, या आपको मेरी स्पीड कम लगी हो या ज्यादा है, वो भी शेयर कर दें, हम वैसे ही एडजस्ट कर लेंगे। नो मैम, एवरीथिंग विल बी फाइन। ओके। अच्छा, हम इस कोर्स हम में इसकी कोशिश रिकॉर्डिंग अवेलेबल होगी? यस, इट विल बी। हम इस कोर्स में कोशिश करेंगे कि हम ज्यादा से ज्यादा आपको टिप्स एंड ट्रिक्स बताएं, और क्वेश्चन की बेस पे आपको मतलब इस कोर्स को पढ़ाएं। हम ऐसे कोशिश नहीं करेंगे कि एक साथ सारा कोर्स लेके चलें। तो यहाँ पे आपको मालूम होगा कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो आप बहुत इजीली सॉल्व कर पाएंगे, और कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो आपको डिफिकल्ट होंगे, जैसे कि मैप वाले क्वेश्चंस हैं, वो ज़्यादातर स्टूडेंट्स के लिए बहुत डिफिकल्ट होते हैं। तो हम कोशिश करेंगे कि हर एक क्वेश्चन टाइप की आपको टिप्स एंड ट्रिक्स बताई जाए। तो आज हम फर्स्ट जो हमारा सेक्शन है लिसनिंग का, उसे देख लेते हैं। एक दफ़ा मैं आपको दिखाती हूँ कैसे फ्लो होता है, मोस्टली फॉर बिगिनर्स। तो इस टाइप का हमारे पास टेस्ट होगा। 1 to 10 क्वेश्चन है। ये फर्स्ट सेक्शन की बात मैं कर रही हूँ। यहाँ पर देखें, उन्होंने लिखा है नोट कंप्लीशन। साथ ही हमें बता रहे हैं कि 1 वर्ड या 1 नंबर रिक्वायर्ड है, और इस तरह हमें ये नोट दिया हुआ है, और फिल इन द ब्लैंक्स को हमने कंप्लीट करनी है। तो अब इसकी हम टिप्स एंड ट्रिक्स देख लेते हैं। तो फर्स्ट है नेवर मेक नोट्स। ये हम लोगों की बचपन से ही आदत है कि हम नोट्स बनाते हैं। तो आइल्स लिसनिंग में हमें बिल्कुल भी नोट्स नहीं बनाए। आपको जूम लेवल ठीक है या इसको इंक्रीज करूं? इज इट विजिबल? यस मैम, ठीक है। ओके। ओके, तो आइल्स में हमें पेंसिल और पेपर दे दिए जाते हैं। वो हमारी आसानी के लिए देते हैं, लेकिन हमने वहाँ पे नोट्स नहीं बनाने, उन्हें इफेक्टिवली यूज करना है। तो यहाँ देखें, डोंट टेक्स नोट्स। हमें बिल्कुल एग्जैक्ट जो हमारा आंसर होगा ना, हमें उसे ही ढूंढना है, और जैसे वो हमें मिल जाता है इमीडिएटली उसको हमने लिख लेना है। नोट्स पूरे नहीं बनाने हमने। वाई इज इट सो? क्योंकि जो आइल्स लिसनिंग है वो हमारा मेमोरी टेस्ट नहीं है। हमें यहाँ पे रिमेम्बर बिल्कुल भी नहीं करना फर्स्ट सेंटेंस में उसने क्या बात की है, सेकंड में क्या बात की है, या क्या स्टोरी है, ये बिल्कुल भी हमने याद नहीं करना। हमें क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ अपने करेक्ट आंसर का इंतजार करना है। जैसे वो हमें मिले हमने फौरन से उन्हें से राइट डाउन कर लेना है। तो नोट्स बनाएंगे तो हमारा टाइम भी वेस्ट होगा, और हमारे लिए बहुत कंफ्यूजन भी क्रिएट हो जाएगी। तो इसकी एग्जांपल देखते हैं। जैसे अब क्वेश्चन है, हाउ मैनी रन्स डिड बाबर आजम स्कोर इन दी लास्ट मैच? तो हमारे यहाँ पे फोकस होना चाहिए रन्स। रन्स किसके? बाबर आजम के। तो आइडिया कैसे वो बताएगा हमें? Pakistan secured a brilliant victory thanks to a strong second wicket partnership between Babar Azam and Mohammad Rizwan. Together, they scored 145 runs in 18 overs. Babar Azam remained not out on 76, while Rizwan added 69 runs before being caught at mid-wicket. अब यहाँ पर देखें, बाबर आजम है और रिजवान है। हमने सिर्फ और सिर्फ बाबर आजम पर फोकस करना है, रिजवान पर नहीं। और हमें चाहिए थे रन्स। अब कंफ्यूज करने के लिए उसने देखें 145 रन्स बताए हैं, जो कि उनकी पार्टनरशिप है।
इस पर हमने फोकस नहीं करना। नेक्स्ट उसने 18 आवर्स बताए हैं, इस पे भी फोकस नहीं करना। हमें जो सिर्फ फोकस करना है वो बाबर आजम के 76 रन्स पर फोकस करना है। नेक्स्ट अगेन उसमें कंफ्यूज करने के लिए रिजवान के हमें 69 रन्स भी बताए हैं। तो ये इन सब के नोट्स नहीं बनाने, सिर्फ 76 का हमने इंतजार करना है। तो यहाँ पर स्ट्रेटेजी, गुड स्ट्रेटेजी क्या है हमारे पास, बाबर आजम के स्कोर्स का हम वेट करें, सिर्फ उसी को ही लिसन करें। रेस्ट जितनी भी डिटेल है सबको इग्नोर करना है, और जैसे ही 76 हमें सुनाई दे हमने फौरन से उसे लिख देना। अच्छा, अब बैट स्ट्रेटेजी को देख लेते हैं। तो हम नोट्स बनाएंगे, सेकंड विकेट पार्टनरशिप बाबर आजम रिजवान, और उनकी जो टोटल पार्टनरशिप है वो लिख लेंगे। और कुछ बच्चे तो और भी ज्यादा इंतहा कर देते हैं, वो उनको प्लस करना भी शुरू कर देते हैं कि शायद जो मेरा आंसर होगा ना इन दोनों को प्लस करके वो होगा। तो ये सब कुछ वेस्टेज ऑफ टाइम। प्रो टिप क्या है कि स्पेसिफिक डिटेल्स है ना जो उन्होंने हमें मांगी है, सिर्फ हमने उसी का ही पीछा करना है, और सब कुछ लिखते नहीं रहना, सिर्फ और सिर्फ एग्जैक्ट नंबर, एग्जैक्ट आंसर हमने। सेकंड है जो है, इसमें हमें स्टार्टिंग में 30 to 40 सेकंड्स दिए जाते हैं, उससे पहले कि वो अपनी जो स्पीकिंग है उसे स्टार्ट करे। तो जो भी स्टूडेंट इसको एक्टिवली वाइजली इसे इस्तेमाल कर लेता है उसके बैंड जो हैं वो 8 और 9 तक पहुंच जाते हैं। जो इसको अच्छे से नहीं इस्तेमाल कर पाता उनके जो बैंड्स हैं वो 6.5 तक रुक जाते हैं। हालांकि मेहनत तो दोनों करते हैं, लेकिन दोनों में क्या है, इंटेलिजेंस का, प्रोएक्टिविटी का डिफरेंस होता है। तो शुरू के जो 30 to 40 सेकेंड्स हैं उन्हें हमने इस्तेमाल करने हैं। तो वो कैसे करने हैं, सबसे पहले जितने भी क्वेश्चंस होंगे सबको स्किम कर लेना है, यानी कि क्विकली उन्हें स्कैन कर लेना है, और फिर हमने वापस आ जाना है अपने फर्स्ट क्वेश्चन पर। फिर फर्स्ट क्वेश्चन की क्या रिक्वायरमेंट है और उसका आंसर हमने देखना है। तो यहाँ पर देखें, फिर स्ट्रेटेजी को देखें तो स्किम करने हैं सारे क्वेश्चन। इसमें हम अपने स्पेंड करेंगे 10 to 15 सेकेंड। देन फिर हमने अपनी स्पीड स्लो कर लेनी है, और फर्स्ट क्वेश्चन को केयरफुली हमने लिसन करना है कि उसकी रिक्वायरमेंट्स क्या है, उसे एग्जैक्टली वो हमसे क्या पूछना चाह रहा है। एंड देन सिर्फ उसी को ही लुक करना है, ऊपर नीचे दूसरे क्वेश्चंस को लुक नहीं करना। ऐसा क्यों करना है, क्योंकि हमारा जो ब्रेन है वो मल्टीटास्किंग के लिए नहीं है। अगर वो मल्टीटास्किंग करता है तो हमारे रिजल्ट जो है वो इफेक्ट हो जाते हैं। और अगर हमने इर्द गिर्द भी नहीं देखना, दीवार पे नहीं देखना इर्द गिर्द क्या हो रहा है, तो हमारी अटेंशन जो है उससे डाइवर्ट हो जाती है, और हमारा जो ब्रेन है वो अननेसेसरी जो विजुअल्स डाटा होता है उन्हें वो प्रोसेस करना शुरू कर देता है। हमने जो अपना आई लेवल रखना है वो सिर्फ और सिर्फ करंट क्वेश्चन पे ही रखना है। हमने अपनी आंखें कान सब कुछ सिर्फ उसी क्वेश्चन की तरफ ही फोकस करनी है। अब एग्जाम्पल देख लेते हैं। वेयर इज द न्यू स्पोर्ट्स सेंटर लोकेटेड। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को समझ लें कि वो हमसे प्लेस का पूछ रहा है कि न्यूज जो स्पोर्ट्स सेंटर है वो कहाँ पर मौजूद है। तो ऑप्शन है हमारे पास ऑन मेन स्ट्रीट, नियर द स्कूल, नेक्स्ट टू दी पार्क। हमने इनको स्किम कर लिया, अच्छे से अंडरस्टैंड कर लिया। अब हम आंसर का इंतजार करेंगे। तो वो बोलेगा the new sports center which was recently built next to the park is now open for public use। अब देखें, जैसे ही वो बोलेगा next to the park हमने फौरन से अपने ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है। अननेसेसरी इंफॉर्मेशन को हमने इतना फोकस ही नहीं करना। उसकी स्ट्रेटजी देखें, पहले क्वेश्चन नंबर 1 पे हमने फोकस किया, जैसे हमें हमारा आंसर मिलेगा इमीडिएटली हमने सी को टिक कर लेना, एंड देन हमने क्वेश्चन 2 पे मूव करना है। क्वेश्चन 2 का क्या करना है उससे भी अच्छे से अंडरस्टैंड करना है जैसे फर्स्ट क्वेश्चन को किया था, और जैसे ही हमें राइट आंसर मिलेगा उसे भी टिक करना, एंड सो ऑन। ये सब क्वेश्चन के साथ ऐसे ही करना है। और कुछ स्टूडेंट जो है
वो क्वेश्चन 2 को सॉल्व कर रहे हैं और फिर उनके माइंड में टेंशन होती है कि फर्स्ट वाला हमने पता नहीं सही टिक लगाया है या नहीं। तो आपने अपना फोकस जो है सिर्फ और सिर्फ करंट क्वेश्चन पे ही रखना है, ना आगे डाइवर्ट करना है ना उसे पीछे डाइवर्ट करना है। अब एक और कंफ्यूजन होती है कि बच्चों को टेंशन होती है कि हमारे जो आंसर हैं वो ऑर्डर में आएंगे या नहीं, कि लेकिन जो आइल्स की लिसनिंग है वो हमेशा ऑर्डर में आती है। पहले वो आपको फर्स्ट आंसर बताएगा, फिर सेकंड बताएगा, फिर थर्ड बताएगा। तो ये सीक्वेंस है, ये सेम ही रहता है। लेकिन सम टाइम मैं ये कहूँगी 1 to 2%, मैंने जितने भी मॉक टेस्ट किए हैं तो 1 to 2% जो है वो इसको थोड़ा सा मिक्स करता है कि कभी क्वेश्चन नंबर 2 पहले बोल देता है और क्वेश्चन नंबर 1 बाद में बोलता है। लेकिन 1 to 2% को आप लेफ्ट कर सकते हैं, इतना कोई ज्यादा टेंशन वाली बात नहीं है। सिर्फ आपने ये याद रखना है कि ये सारे आंसर जो हैं उस सीक्वेंस में ही आते हैं। और दूसरी बात कि जब एक क्वेश्चन वो बोलता है, एक आंसर बोलता है, उसका दूसरे आंसर को जो है वो गैप से बोला गया। ऐसे नहीं कि आप एक आंसर लिख रहे होंगे और वो दूसरा भी बोल दे, तो दरमियान में थोड़े से सेंटेंसेस वो बोलता है, देन नेक्स्ट का आंसर वो बताता है। एक और प्रॉब्लम, सम टाइम जो है आंसर जो है वो फास्टली हमें मिल रहे होते हैं, तो ऐसे सिचुएशन में जो है स्टूडेंट वो बहुत ज़्यादा पैनिक हो जाते हैं और नेक्स्ट की तरफ मूव हो जाते हैं। आइल्स की जो स्पीकिंग है वहाँ पर जो नेटिव स्पीकर्स होते हैं उनके मुताबिक ही उन्होंने ये टेस्ट बनाया। तो रियल लाइफ में हम देखेंगे कुछ स्टूडेंट, कुछ वहाँ पे नेटिव्स ऐसे होते हैं होंगे जो कि बहुत स्लोली बात करेंगे हमसे, कुछ फास्टली। तो आइल्स जो है इसका मकसद भी यही है, ये समटाइम हमें बहुत ही लो पेस पे, लो स्पीड पे हमें जो हमारे लिसनिंग का टेस्ट हमें ऑफर करता है, एंड सम टाइम इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा तेज़ होती है। लेकिन जब आप आई कैन से 50+ आप मोकअप टेस्ट कर लेंगे ना, तब आपको ये प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी। एक और टिप इसमें ये है कि जैसे ही क्वेश्चन अभी हमने ऊपर ही देखा है कि इमीडिएटली उसको हमने लिख लेना है, जबकि हमें बाद में पेपर बेस में जो है वो 10 मिनट्स मिलते हैं, और कंप्यूटर बेस में हमें थोड़े 2 मिनट मिलते हैं या 3 मिनट्स मिलते हैं लास्ट में, अगर हमारी कोई मिस्टेक्स हों उनको करेक्ट करने के लिए। अभी सारे इसको समराइज करें तो सबसे पहले हमने सारे क्वेश्चंस को स्किम कर लेना है, देन क्वेश्चन नंबर 1 पे फोकस करना है। जैसे उसका आंसर हमें मिले हमने उसको फौरन से राइट करना है एंड देन मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। एंड सिमिलरली सब क्वेश्चंस के लिए सेम ही हमने रिपीट करना है ये प्रोसेस। अभी तक इस प्रोसेस में किसी को कोई कंफ्यूजन हो? एनी पर्सन जो कि फर्स्ट टाइम ये अटेंड कर रहा हो? यस मैम, फर्स्ट टाइम है मेरा। ये तो किसी को भी कंफ्यूजन नहीं है कोई? नो मैम, अभी तक क्लियर है सर, आपकी सारी बात समझा रहा हूँ। ओके, क्योंकि हम थोड़ा और अब और एडवांस की तरफ जा रहे हैं। अभी तक हमारा थोड़ा सिंपल सा प्रोसेस था। प्रिडिक्ट द आंसर बिफोर लिस्टिंग। अब ये हमारे पास, ये भी हमें अच्छे स्कोर बैंड दिलवाने के लिए ये भी एक ट्रिक है। बहुत से स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो सिर्फ लिसनिंग पे ही फोकस करते हैं, वो मतलब कुछ ट्रिक्स को इस्तेमाल नहीं करते। तो इनमें एक ये है कि आप अपने आंसर को पहले से ही आप प्रिडिक्ट कर लें। जैसे कि फिल इन द ब्लैंक्स में हमें पहले से मौजूद मालूम होता है, वो हमसे नेम पूछेगा, प्लेस पूछेगा, डेट्स या नंबर्स या डॉक्यूमेंट्स वगैरह या टाइम्स के बारे में ये हमें पूछेगा। ये हम टेस्ट में देखें तो यहाँ पर देखें उसमें होटल लिखा हुआ है और आगे स्ट्रीट लिखी हुई है। इसका मतलब अब यहाँ से हम प्रिडिक्ट कर पा रहे हैं। अब कोई बताएगा यहाँ पे क्या हम लिख सकते हैं? नेम लिखना है हमने, डेट लिखनी है, या कोई डॉक्यूमेंट लिखना है? मैम नेम आएगा ना होटल का? हाँ जी, और कोई?
सेकंड वाले का बता दें। मैम प्राइस आएगी। जी, फर्स्ट वाले में देखें तो हमें नेम लिखना है, सेकंड वाले में वो कॉस्ट की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमने कोई नंबर हमने लिखना है। ऊपर उसने हमें बताया भी है, या तो 1 वर्ड हमें रिक्वायर्ड है या फिर 1 नंबर। तो यहाँ से हम प्रिडिक्ट कर लेते हैं। अब मैम नेम इसमें भी ऑर्डर तो नहीं होती, जस्ट प्रिडिक्शन करनी होती है फिल इन द ब्लैंक्स को देख के, ये हमें मेन प्रिडिक्शन सेंटेंस को करनी पढ़ है। के। जी बोलें आप। मैम मैं ये कह रहा हूँ कि इसमें फिल इन द सेंटेंस को देख के बस प्रिडिक्शन करनी होती है, ऑडियो नहीं सुननी होती। जी, शुरू के जो हमारे पास 30 to 40 सेकेंड्स होते हैं ना, जब हम इन तमाम 10 क्वेश्चन को हम स्कीम करेंगे ना, फिर हम देखेंगे, हमें पता चल जाता है कि यहाँ पे नेम आएगा, क्या आएगा। तो ये फर्स्ट टाइम हम वहां पे प्रिडिक्ट करते हैं। सेकेंड टाइम हम जब फर्स्ट क्वेश्चन पे फोकस कर रहे होते हैं ना, तब भी हम प्रिडिक्ट कर लेते हैं कि यहाँ पे नेम होगा। फिर जब सेकंड पे मूव करते हैं, फिर हम प्रिडिक्ट कर लेते हैं कि यहाँ पे कोई नंबर होगा। फिर थर्ड पे मूव करते हैं, तब भी हमारे पास थोड़ा सा टाइम होता है, हम प्रिडिक्ट कर लेते हैं। जब आप शुरू में आप करेंगे, शुरू के जो 10 to 15 करेंगे, तब आपको इतना अंदाजा नहीं होगा। लेकिन जैसे उनसे ऑनवर्ड आप मूव करेंगे, तो शुरू के 30 सेकेंड्स, बल्कि आपको 15 सेकेंड्स भी इनफ होंगे प्रिडिक्ट करने के लिए। तो आप फिर वेट कर रहे होंगे कि कब जो है वो अपनी स्पीकिंग स्टार्ट करें। तो आपके माइंड का इतना पैटर्न बन चुका होगा। लेकिन इनिशियली ये टाइम आपको अभी कम लगेगा, 30 to 40 सेकेंड्स का। ओके मैम। अब नेम का देखते हैं। जैसे वो बोलेगा द बुकिंग वाज मेड अंडर द नेम। अब नेम से हमें अंदाजा हो रहा है कि यहाँ पे कोई नेम ही रिक्वायर्ड होगा, तो हम कोशिश करेंगे, इंतजार करेंगे कि कोई नेम वो कब बोले, जैसे जैक्सन। मैम नेक्स्ट चैट प्लेस का में देख दो लेते हैं। क्वेश्चन है। ओके। एक तो ये क्वेश्चन है कि जो सिंगल डिजिट जो आपने भी बताया है कि नंबर्स होगा, वो जी सिंगल डिजिट होगा या 2 से 3 डिजिट्स जो है ना वो हमें लिखने पड़ेंगे? हाँ जी बिल्कुल। यहाँ पे देखें, यहाँ पे उन्होंने हमें 1 नंबर बताया है ना, तो 1 नंबर कुछ भी हो सकता है। अब मैं ये लिखूँ ना, ये 1 नंबर ही है, इसमें कितने भी डिजिट्स हो सकते हैं। इज इट क्लियर? बल्कि पॉइंट्स में भी हो सकते हैं, ऐसे भी हो सकते हैं, ये भी एक नंबर ही है। ओके, सेकंड क्वेश्चन बता दें। मैम सेकंड क्वेश्चन ये है कि क्या जो ऑडियो है वो एक दफ़ा ही प्ले होगी और सारे क्वेश्चन जो है वो इसके बाद आएंगे? मतलब बिल्कुल, सारे जो क्वेश्चंस हैं ऑडियो जो है उनके आंसर जो है इसके बाद करने हैं? We will hear the audio once and answer the all questions after that. फर्स्ट पहले वो क्वेश्चन बोलेगा। इनमें हर 1 से 10 सेक्शन के दरमियान ना, यानी फर्स्ट पार्ट जब वो कंप्लीट करेगा ना, फर्स्ट पार्ट, तो उसमें थोड़ा सा गैप होगा, 30 to 40 सेकेंड। फिर जब सेकेंड वो कंप्लीट कर लेगा, स्पीक कर लेगा, फिर 30 to 40 सेकेंड, फिर उसमें गैप होगा। फिर थर्ड जब कंप्लीट करेगा, फिर 30 to 40 सेकेंड, फिर उसमें गैप लेगा। एक यहाँ पे गैप होता है। और फर्स्ट जब 1 to 10 क्वेश्चन है ना, शुरू में हमें थोड़ा टाइम देता है कि हम अपने सारे क्वेश्चंस को एक दफा स्कीम कर लें। और सम टाइम क्या होता है कि वो इन क्वेश्चंस को भी डिवाइड कर लेता है। जैसे 1 to 6 है, वो आपको पहले बताएगा कि आप सिर्फ 1 to 6 जो क्वेश्चंस हैं इनको स्कीम कर लें, और आपको टाइम भी देगा कि आप स्कीम कर लें। जब ये कंप्लीट हो जाएगी ऑडियो यहाँ तक, फिर वो पॉज कर लेगा, फिर वो आपको बताएगा कि नेक्स्ट 7 to 10 क्वेश्चन आप फिर इनको स्किम कर लें, तो फिर भी आपको टाइम प्रोवाइड करेगा। एंड लास्टली जब 10 क्वेश्चन हो जाएंगे, फिर वो आपको फिर टाइम देगा कि अब आपके पास 30 सेकेंड्स है। अब आपने इनमें जो भी मिस स्पेलिंग है आपकी, या आप कोई आंसर सही टाइम पे नहीं लिख पाए, तो आप उसको फिल कर लें। उसके बाद 30 सेकेंड्स और आपको देगा जब आप न्यू सेक्शंस पे कन्वर्ट हो गए, यानी 11 क्वेश्चन से पहले आपको फिर 30 सेकेंड्स हो जाएंगे।
तो ये ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट बस कंटिन्यूसली एक ऑडियो चलती रहेगी, बल्कि दरमियान में वो हमें टाइम देगा। क्या आपको मैम समझ आ गई? इस जी मैम समझ आ गया। इसमें मैं एक पॉइंट ऐड कर देता हूँ कि जो ओरिजिनल टेस्ट होता है ना, उसमें ये होता है कि आपने ऑडियो सिस्टम एक दफ़ा प्ले हो गई है, उसके बाद आप उसको स्टॉप नहीं कर सकते। ऑडियो जो है ना वो चलती रहेगी, और शुरू में जो है ना वो आपको इंट्रो देगा कि ये आइल्स का टेस्ट है और ये 2025 का है, और तकरीबन 1 मिनट जो है ना वो इसमें लग जाता है। और उसके बाद जो है ना वो क्वेश्चन आंसर स्टार्ट होते हैं। वो आपको बताता है कि ये पार्ट 1 है, और उसमें जो है ना वो आपको बताएगा कि अभी आप इतने क्वेश्चन रीड कर लें, और इस तरह चलता रहेगा। ऑडियो आपकी कंटिन्यूसली जो है ना वो चलती रहेगी, साथ साथ वो आपको बताता रहेगा, टाइम देता रहेगा। आपने अपने क्वेश्चन जो है ना वो सॉल्व करते रहना है। ऑडियो जो है ना उसको आप स्टॉप नहीं कर सकते, बस एक ही दफ़ा स्टॉप होगी जिसमें कंप्लीट सेशन हो जाएगा। जी बिल्कुल, उनका टाइमर जो है वो तो नहीं रुकता, वो वैसे ही चलता रहता है। Okay, अब कोई और क्वेश्चन? नो मैम, आप कंटिन्यू। ओके। थैंक यू। सेकंड है प्लेसेस। प्लेसेस में भी देखें, जैसे वो द लेक्चर विल टेक प्लेस एट, तो यहाँ पे वो किसी प्लेस की बात कर रहा है, जैसे ऑक्सफोर्ड हॉल। जैसे भी हमें मेंशन करेगा यहाँ हम लिख देंगे। और यहाँ पे देखें, अब दो वर्ड्स हैं, तो ऊपर आपने यहाँ नोट करना है कि उसने हमें दो वर्ड्स अलाउ किए हुए हैं। ये थोड़ा सा आपको रेड में शो होता है यहाँ पे, जैसे बोल्ड किया हुआ है, यहाँ बोल्ड होता है या फिर रेड में शो होता है। तो जब आप स्किमिंग कर रहे होते हैं 30 to 40 सेकेंड्स के दौरान, आपने इस पे भी फोकस करना होता है। तो बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे हैं, बल्कि मैं खुद ही हूँ, समटाइम्स जो है मैं इसको नोट करना भूल जाती हूँ। आज भी बल्कि मैंने इस लिमिट को नोट नहीं किया। मैंने सबके आंसर जो है वो 2 2 वर्ड्स में किए थे, जबकि उनके आंसर जो थे वो 3 3 वर्ड्स में थे। 3 वर्ड्स कैसे होते हैं? समटाइम वो आंसर से पहले बोलता है आ, दा, तो इतने से वर्ड से भी ना आपका जो आंसर है वो रॉन्ग हो जाता है। नेक्स्ट हमारे पास डेट्स है, तो उसमें दी कोर्स स्टार्ट्स ऑन। अब कोर्स के स्टार्ट मैम होने आप का कह रही है बता वर्ड्स रहा लिमिट था। का ख्याल रखना है। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल, वर्ड्स लिमिट पे भी देखना है। उन्होंने जो मेंशन किए हैं हमने उसी के अंदर ही ये लिखना है अपना आंसर। अब जैसे वो लिख देता है द ब्यूटीफुल सिटी। अब उसने वर्ड लिमिट हमें दी हुई है 3, 3 दी हुई है, तो हम लिखेंगे द ब्यूटीफुल सिटी। अगर उसने हमें वर्ड लिमिट दी हुई है 2, तो हम लिखेंगे ब्यूटीफुल सिटी। लेकिन अगर उसने हमें सिंगल वर्ड लिमिट दी है तो हम सिर्फ सिटी लिखेंगे। ओके मैम। अब डिजिट्स में, जैसे अभी हमने प्रीवियस भी देखा है, जहाँ पे वो पोस्ट की बात करेगा, एज की बात करेगा, टाइम की बात करेगा, किसी स्कोर की बात करेगा, वहां पे हमें जो है नंबर्स या डिजिट्स की जरूरत होगी, जैसे 12.50। अनदर पोस्ट कोड, ये फर्स्ट सेक्शन में बहुत ज्यादा कॉमन ये क्वेश्चन। अब समझ ले 70% ये क्वेश्चन आता ही है, वो कोई ना कोई पोस्ट कोड का जिक्र करता है। और ये बहुत से स्टूडेंट को डिफिकल्ट होता है, जिनकी जो टाइपिंग स्पीड होती है ना वो बहुत डिफिकल्ट होती है। तो वो क्या करते हैं, BS 1 8 तक ही लिख पाते हैं, आगे वो कैप्चर ही नहीं कर पाते। तो जब तक आप पूरा आंसर नहीं लिखेंगे वो आपका रॉन्ग ही तस्वीर किया जाता है। तो इसका सोल्यूशन ये है कि फर्स्टली तो आप अपनी स्पीड जो है वो तेज करें। उसके लिए टाइपिंग मास्टर या बहुत से ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जहाँ पे आप अपनी टाइपिंग जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं। सेकंड है, वो आपको पेंसिल और पेपर देते हैं, तो इस टाइप के क्वेश्चंस को आप पेज पे लिख सकते हैं, और बाद में जब आपको फ्री टाइम प्रोवाइड करते हैं वो, तब आप यहाँ पे अपने एक्चुअल जो टेस्ट पे है उसे राइट डाउन कर सकते हैं। तो हमारा जो मेन पर्पस है वो हमने मैक्सिमम स्कोर लेना है, तो आप चाहे टाइप करके लें या पेपर की हेल्प ले लेना। साइमल्टेनियसली फोन नंबर भी ऐसी सिचुएशन है, बल्कि ये ऐसी क्वेश्चन टाइप है जिसमें वो बहुत ज्यादा हमें कंफ्यूज करता है। जैसे अब उसने पूरा नंबर बोल दिया और लास्ट में बोलेगा 1 2 3, फिर वो कहेगा सॉरी आई अपडेट माई फोन नंबर लास्ट वीक,
तो फिर एंड में वो कोई और नंबर चेंज कर देगा। तो हम हमारी जो आदत बन चुकी होगी कि हम जैसे ही आंसर सुने और उसको लिखें और नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव कर जाएं। ऐसे नहीं करना, हमने तब तक उसकी ऑडियो को फोकस करना है जब तक कि वो नेक्स्ट टॉपिक में मूव ना हो जाए। जैसे अभी अब हाउस नंबर का बता रहा है, फिर पासपोर्ट पे पहुंच गया, तो जब तक वो फोन नंबर का बता रहा है तब तक हमने उसकी ऑडियो पे फोकस करना है। और लिखने के लिए जो बेहतर है, जैसे अगर मैं आपको 1 सेकंड दूं, आपको मैं एक नंबर बोल दूं 5 डिजिट वाला और 5 जो है वर्ड्स वाला, आप में से कोई बताए आप हम जल्दी जो है कौन से आंसर को लिख पाएंगे, डिजिट वाले आंसर को या वर्ड्स वाले आंसर? अगर मैं आपको 1 सेकंड। मैम डिजिट वाले को। हाँ जी। तो जो आइल्स है इसमें ये जो टाइम बेस्ड टेस्ट है यहाँ पे, तो टाइम बहुत ज्यादा मैटर करता है। तो हमने कोशिश करनी है जो नंबर्स हैं इस टाइप के, उन्हें हमने डिजिट्स में लिखना है इंस्टेड ऑफ वर्ड्स। अब कुछ डॉक्यूमेंट्स वाले क्वेश्चंस होते हैं, तो यहाँ पे ऐसे इंग्लिश लिखी होगी, ब्रिंग यूर डैश व्हेन यू बुक ऑनलाइन। तो यहाँ पे हमें मालूम हो रहा है कि या तो कोई ड्राइविंग लाइसेंस हमसे पूछ रहा है, पासपोर्ट पूछ रहा है, रिसीप्ट पूछ रहा है, या फोटो कॉपी इस टाइप की कुछ, या रजिस्ट्रेशन फॉर्म इस टाइप की चीज हमसे पूछ रहा है। तो हमने इस टाइप के डॉक्यूमेंट्स का इंतजार करना है। तो इस तरह से हमें इन्हें भी प्रिडिक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है टाइम्स, उसमें बोलेगा द ट्रेन डिपार्ट्स एट डैश, तो ये हमें मालूम है वो टाइम का ही जिक्र करेगा, तो उसके लिए हम प्रिपेयर रहेंगे। और ये बोथ में एक्सेप्ट है, 12 आवर और 24 आवर्स डेज में। बिफोर द आइडिया स्टार्ट यू मस्ट प्रिडिक्ट, ये तो हमने पहले ही देख लिया कि हमने जब भी स्कीमिंग करनी है तो हमने प्रिडिक्ट कर लेने हैं आंसर, ताकि हमारा जो ब्रेन है वो राइट आंसर पे ही फोकस करे, राइट वर्ड का ही इंतजार करे। मैम चैट में क्वेश्चन है, अगर वन वर्ड है तो उसका कैपिटल लेटर में लिखना है या स्मॉल में, या इससे फर्क नहीं पड़ता? हाँ, ये केस सेंसिटिव टेस्ट है ही नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ आपकी अंडरस्टैंडिंग को चेक करता है। आप कैपिटल में लिखें या स्मॉल लेटर में लिखें, डजेंट मैटर। ओके, और कोई क्वेश्चन? ओके, प्रिडिक्शन से इस हैक से हमें होगा गया फायदा क्या होगा अगर हम पहले से ही आंसर प्रिडिक्ट कर लें? एक तो हमारा ब्रेन जो है वो फिल्टर कर लेगा नॉइस, और फिर सिर्फ और सिर्फ राइट इन्फो पे ही वो फोकस करेगा। नेक्स्ट है हम डिस्ट्रैक्ट नहीं होंगे, जैसे वो हमने सिर्फ बाबर आजम के रन्स पे ही फोकस करना था, तो हमने नहीं देखना कि उसका जो पार्टनर है जो रिजवान है उसके क्या स्कोर हैं, वो उसका क्लासिकल वे में खेलता है वो क्या है, या बाबर आजम की और कौन कौन सी क्वालिटीज हैं। हमने इस तरह की जो नॉइस है उस पर फोकस ही नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ हमने बाबर आजम के रन्स पे फोकस करना है। तो इस तरह हमारे माइंड के लिए थोड़ी आसानी हो जाती है कि कौन सी एग्जैक्ट थिंग है जिस पे हमने फोकस करना है, तो यानी वो इधर उधर भटकता नहीं है, कंफ्यूज नहीं होता। ओके, तो इसको परफॉर्म कैसे करना है? जैसे सबसे पहले रीड द क्वेश्चन बिफोर द ऑडियो, हम इसको थोड़ा रिकैप कर लेते हैं। फिर फिल इन द ब्लैंक्स देखनी है, और फिर गेस करना है यहाँ पे किस टाइप का वर्ड होगा, प्रेडिक्ट हमने करना है, क्या वो प्लेस होगा, नंबर होगा, टाइम होगा। नेक्स्ट हमने यही देखना है कि वो हमसे क्या आंसर हमसे चाह रहा है, व्हाट वुड मेक सेंस हियर, कौन सा आंसर यहाँ पे राइट होगा। और जो हमारा आई लेवल है वो हमने अपने क्वेश्चन से हटाना ही नहीं है, और हमारी जो एयर्स हैं वो भी उसी क्वेश्चन पे ही फोकस करना है। ये बिल्कुल वैसे है जैसे स्टूडेंट जो है वो अपने रिजल्ट्स का इंतजार कर रहे होते हैं, हालांकि एक 1 मंथ का गैप होता है जब वो एग्जाम्स देते हैं मैट्रिक के या इंटरमीडिएट के जो स्टूडेंट होते हैं, तो उनका सिर्फ और सिर्फ वही फोकस होता है। इस तरह हमारा भी सिर्फ उसी क्वेश्चन पे ही फोकस होना चाहिए। अच्छा, नेक्स्ट उसी से रिलेटेड ही हमने एग्जाम्पल है इसकी, तो
मजीद उसी से रिलेटेड एग्जांपल दी हुए हैं जैसे जो अभी हमने ऊपर ही की है। इसमें हमें पता है कि वो टाइम की डिमांड करेगा, यहाँ पे ड्यूरेशन की डिमांड कर रहा है हमसे। नेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स की एग्जांपल दी हुई हैं। ओके, आप कितने भी इंटेलिजेंट हैं, जब आप 30 to 40 सेकेंड स्टार्ट के वाइजली अगर आप उनको यूटिलाइज नहीं कर पाएंगे तो आपकी इंटेलिजेंस किसी काम की भी नहीं। लास्ट में आप ये देखेंगे कि आपको क्वेश्चन टाइप्स का हर चीज आपके माइंड को पूरा पैटर्न सब कुछ समझ आ चुका होगा। आपने क्या करना होगा, सिर्फ और सिर्फ आपने 30 to 40 सेकंड जो होंगे वो वाइजली आपने इस्तेमाल करने होंगे, और आपने वर्ड लिमिट वाली मिस्टेक नहीं करनी। तो जब मैं वर्ड्स लिमिट वाली मिस्टेक करती हूँ, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, तो मेरा स्कोर बहुत ही लो आ जाता है, इवन कि 6 पे 6.5 इतना लो आ जाता है। लेकिन जब मैं वर्ड लिमिट को अच्छे से मैं अंडरस्टैंड करती हूँ तो वही मेरा अबव जा रहा होता है। फोर्थ है राइट एंड स्क्रेप। ओके, हमारे पास 2 मिनट्स ही रह गए हैं। आई थिंक अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो हम कोई क्वेश्चन ले लेते हैं, क्योंकि नेक्स्ट हम ये कवर नहीं कर पाएंगे। ओके, उससे पहले मैं ये चाहूंगी कि जो भी हमारे यहाँ पर न्यू पार्टिसिपेंट्स हैं, जो अभी अपनी आइल्स की जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं, उन्होंने सबसे पहले आप वेबसाइट पे जाएं, कोई भी वेबसाइट ले लें, यही वेबसाइट आप ले लें। तो आपने पहले मॉकअप टेस्ट एक अपना करना है, लिसनिंग का और रीडिंग का। और फिर आपने देखना है कि आपके बेसिक स्कोर्स क्या हैं। आप वहाँ पे देखेंगे 5.5 5 6 इतने ही आएंगे, क्योंकि हमारी यूनिवर्सिटी में हमें इतनी ही इंग्लिश, इतनी ही अंडरस्टैंडिंग हमें करवाई जाती है। उसके बाद आपने देखना है कि आपकी कितनी इम्प्रूवमेंट है। पहले आप मैम ये जो मॉकअप टेस्ट हमने करना है किस वेबसाइट पे जाके करना है? वैसे तो ये आर्ट स्टिमुलेशन की है, ये ज्यादा प्रेफरेबल कंसिडर की जाती है। आप यहीं पे ये एक मौका टेस्ट कर लें, और आपने फिर इस मैम कौन सी डेट को, वेबसाइट आपने कही है? ये आपको स्लैक पे ना शेयर हो जाएगी, ओके आर्ट मैम। स्टिमुलेशन। आपने इसको फिर राइट डाउन करके रखना है, और फिर जब हमारा सेशन हो जाएगा तो फिर आपने फिर चेक करना है कि अब आप में कितनी इम्प्रूवमेंट है। और आइल्स में 0.5 की इम्प्रूवमेंट बहुत ज्यादा कंसिडर की जाती है, 1 पॉइंट की इम्प्रूवमेंट भी बहुत ज्यादा कंसिडर की जाती है। किसी का कोई क्वेश्चन, क्योंकि हमारा जो है टाइम वो कंप्लीट हो चुका है इस क्लास का। मैम रफली रफली जीआरई के बारे में थोड़ा बता सकती हैं? ये हमारा जो फोकस है यहाँ पर तो आइल्स का है। आप अगर स्लैक पे कहेंगे तो वहां पे आपको मिल जाएगा। मैं खाली ये पता करना चाह रहा हूँ कि आइट्स और जीआरई में मैन डिफरेंस क्या है, खाली डिफरेंस पता करना चाह रहा हूँ। Well, I don't have any idea about it. ओके मैम, नो प्रॉब्लम। सर जीआरई होता है, ग्रेजुएट असेसमेंट टेस्ट होता है, वो इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज के लिए होता है ज़्यादातर ना। तो आइट्स जो होता है वो इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट होता है, तो इन दोनों में मेजर डिफरेंस है। राइट सर, थैंक यू। मैम ये नेक्स्ट क्लास में मॉक टेस्ट की तैयारी करके आनी है? नहीं, आपने खुद मॉक टेस्ट एक करना है, उसमें जितने भी आपके बैंड्स होंगे वो आपने एक शीट पे, एक एक्सेल की शीट लें, और वहां पे लिखने के मेरे आइल्स की लिसनिंग में इतने मार्क्स हैं, वहां पे डेट लिखें, और रीडिंग के आप चेक करें, तो आपको अपना बेसिक लेवल जो है ना वो पता चलेगा वहां पे। वैसे आप कोच के पास जाते हैं ना, तो सबसे पहले, या स्कूल में भी जाते हैं कहीं एडमिशन लेने, तो पहले वो आपसे एंट्री टेस्ट
लेते हैं और चेक करते हैं कि आपका अपना लेवल क्या है। अभी आपने कोई भी वहां पे टिप्स एंड ट्रिक्स कुछ भी अप्लाई नहीं करनी, सिंपली आप जैसे हैं सिंपल हैं वैसे ही जाके आप ऑनलाइन एक टेस्ट कंडक्ट कर लें और अपना जो स्कोर है वो नोट कर लें किसी शीट पे। एंड देन एट द एंड इस कोर्स के आपने चेक करना है कि आप में कितनी इम्प्रूवमेंट है आई है। ओके मैम। ओके ओके सर, अगर किसी का क्वेश्चन नहीं है तो फिर आप जो रिकॉर्डिंग है उसे पॉज कर सकते हैं।